हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मानव भूगोल। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर बच्चों मानव भूगोल का मतलब होता क्या है। देखो, मानव मतलब कहाँ रहता है? समाज में। भूगोल मतलब पहाड़, पर्वत, झरने, अर्थात मानव समाज और धरातल के बीच जो भी अंतर संबंध होता है और उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मानव भूगोल। और ये विचारधारा या यह परिभाषा देने वाले जो थे वो रेडज़ेल थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक रेडज़ेल। सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस, जैसे जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अर्थात क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है ना बच्चों। तो ये होता है जियोग्राफी का अर्थ। अब बात करते हैं आखिर इस शब्द का, यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इसके साथ साथ ज्योग्राफी या भूगोल के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? हिकेटियस महोदय को ज्योग्राफी या भूगोल का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर भूगोल की परिभाषा क्या है। यानी भूगोल नहीं बच्चों, मानव भूगोल। मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी है? जैसे रेडज़ेल द्वारा दी गई थी, जिसका कहते हैं मानव समाज और धरातल के बीच जो अंतर संबंध होता है और उसको जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो मानव भूगोल है। ये परिभाषा देने वाले फ्रेडरिक रेडज़ेल थे। फ्रेडरिक रेडज़ेल की ही शिष्य थी जिनका नाम था एलन सैंपल। इन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध होता है और ये धीरे धीरे जो लगातार परिवर्तित होता रहता है, यही क्या है बच्चों? मानव भूगोल है। ये एलन सैंपल द्वारा दिया गया था, जो फ्रेडरिक रेडज़ेल की ही शिष्य थे। नेक्स्ट था पृथ्वी के भौतिक नियम तथा जीवों के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा देने वाले थे कौन बच्चों? विडाल डी ब्लास। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी या मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं थी। अब हम बात करते हैं भूगोल के प्रकार। आपने पहले भी क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो कि मानव भूगोल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है, यानी भूगोल के दो प्रकार होते हैं भूगोल के। एक होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे कि जनसंख्या का, है ना, इसलिए हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आवास यानी मनुष्य कहाँ रहता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, है ना, तो इन सब चीजों के बारे में हम किसमें अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। और दूसरा इसकी शाखा आती है, उसे कहते हैं भौतिक भूगोल, जिसमें पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां, है ना, कि पहाड़ कितना बड़ा है, पर्वत कितना है, झरने कौन कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से निकलती है, इन सभी चीजों का जो अध्ययन है बच्चों वो हम करते हैं भौतिक भूगोल में। ठीक है, तो ये मानव भूगोल की भूगोल की दो शाखाएं हैं। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व है। क्या आपको लगता है कि यानी प्रकृति और मानव अविभाज्य है, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, या इसे आपस में अलग नहीं किया जा सकता? तो हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, मानव और भौतिक परिघटनाओं का वर्णन, ठीक है ना, मानव और भौतिक मतलब पहाड़, पर्वत, झरने हुए होते हैं। भौतिक परिघटनाओं का वर्णन प्रतीकों के रूप में किया गया है। जैसे कि जैसे कैसे किया गया है? पृथ्वी को क्या कहा गया है? रूप कहा गया है ना, पृथ्वी को रूप कहा गया है। तूफान जो होती है वो पृथ्वी की आंख कही गई है। नदी जो है वो पृथ्वी को मुख कहा गया है। ग्रीवा का मतलब होता है जीव को पृथ्वी का मृदा कहा गया है। नगर, गांव, इन्हें क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग को क्या कहा गया है? परिसंचरण, अर्थात क्या कहा गया? धमनियां। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? जो आपके कहते हैं ना, बॉडी में जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो इसे परिसंचरण कहा गया है।
ठीक है, इन उदाहरण से हम कह सकते हैं प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व हैं और इसे किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव का प्राकृतिक कारण, प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जैसे कि इसके अंदर ये बोल रखा है बच्चों कि क्या आपको लगता है कि मानव क्या करेगा, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इसके विकास के लिए क्या प्रकृति का नियम अनिवार्य है? तो हम कहेंगे हाँ, मानव प्रकृति के नियम को समझकर क्या करता है बच्चों, नई नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का कहीं कहीं ना विकास करता है। जब तक हम पर्यावरण को नहीं समझेंगे, उसके नियम को नहीं समझेंगे, हम नए नए आविष्कार नहीं कर सकते। जैसे कि मानव ने सबसे पहले ये समझा था कि घर्षण और ऊष्मा की सोच से किसका आविष्कार होगा, आग का आविष्कार होगा। तो आदि मानवों ने क्या किया, दो पत्थर लिया, आपस में घिसा, जिससे किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से जब डीएनए की खोज हुई है ना, और आनुवांशिक रहस्य, डीएनए मतलब ब्लड की खोज हुई थी और अनेक आनुवांशिक रहस्यों की खोज हुई, तो इससे हमने क्या किया, बहुत सारी बीमारियों पर क्या प्राप्त की, हमने जीत हासिल की थी। इसी के साथ तीसरा देखो, सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, वायु के गति के नियम को समझा, कि यानी जो मतलब वायु की गति के नियम को समझा, और उसके बाद मनुष्य ने किसका निर्माण किया, वायुयान का निर्माण किया। आपने देखा होगा जितने भी वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यानी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति की नियम या प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर नजर आती है, क्या ऐसा है? तो हाँ बच्चों, हमने जो भी कोशिशें करी हैं ये प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। जैसे ऊंची ऊंची भूमियों पर आपने देखा होगा स्वास्थ्य विश्राम स्थल के रूप में विकसित किया गया था, इसे हिल स्टेशंस कहा जाता था। ये ज्यादातर अंग्रेजों ने विकसित किया, जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, है ना। दूसरा क्या है, विशाल नगरीय प्रसार, बड़े बड़े नगरों का विकास किसने किया है, मानव ने किया है। तो मानव का प्रकृति पर छाप दिखाई दे रही है। इसके साथ खेत, सड़क, फलो उद्यान का मतलब क्या होता है, यानी फलों वाले वन होते हैं, है ना। इसके साथ साथ तरंगित पहाड़ियों पर जो है ना चारागाह विकसित करना, पशुओं को चराना, ये किसने किया, मानव ने तो किया है ना। जो देश के तटों पर पत्तनों का विकास करना, पत्तन मतलब बंदरगाहों का क्या करना, विकास करना, है ना। इसके साथ साथ बच्चों महासागरीय तल पर क्या करना, समुद्री मार्गों का क्या करना, निर्माण करना, है ना। इसके साथ साथ मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना, ये सारा क्या दर्शाता है, पृथ्वी पर मानव प्रयासों की छाप को दर्शाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं। हमने पहले ही कर ली थी, अब बात करेंगे मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं। अब कौन कौन सी विचारधारा हैं, पहले हम बात करेंगे निश्चयवाद या पर्यावरणीय विचारधारा। अब इस विचारधारा में होता क्या था बच्चों, कि मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राचीन काल में जब किसी प्रकार का प्रौद्योगिकी नहीं था, मनुष्य पूरी तरीके से आदिम था, तो जब तीव्र गति से बारिश होती थी तो मनुष्य क्या करता था, सिर्फ गुफाओं में रहा करता था। बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। यानी बारिश का होना प्रकृति है और मानव कोई काम नहीं कर पा रहा है वहां, तो वो क्या है, नियंत्रण दिखा रहा है कि प्रकृति पर मतलब मानव का प्रकृति का मानव पर पूरी तरीके से नियंत्रण दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, प्रकृति सक्रिय होती है, मानव निष्क्रिय भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ मानव जो होता है ना बच्चों, वो इस विचारधारा में क्या होता है, मानव प्रकृति से डरता है, उसके प्रकोप से डरता है प्रकृति के, है ना। इसमें मानव का इसे मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक थे एलन सैम्पल और रेडजेल, ये इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी विचारधारा आई संभववाद की विचारधारा। अब हम आज बात करेंगे, आज तीव्र गति से अगर बारिश हो जाए तो हम छाता लेके निकल लेते हैं, कार में निकल लेते, क्या हमारा काम रुकता है, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मानव अपनी सुविधा के अनुसार जब प्रकृति में सुधार कर लेता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभववाद की विचारधारा कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानव सक्रिय और प्रकृति निष्क्रिय भूमिका निभाती है ना बच्चों। इसके साथ साथ इसे प्रकृति के मानवीकरण के नाम से भी जाना जाता है इस विचारधारा को।
इस विचारधारा के समर्थक थे विडाल डीला ब्लास और फेब्रे इस विचारधारा के समर्थक थे। चलो तीसरी विचारधारा हमारे समक्ष आती है जिसे कहते हैं हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा। देखो बच्चों, नवनिश्चयवाद की विचारधारा क्या करती है, संभववाद और निश्चयवाद का बीच का रास्ता क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। इस विचारधारा में यह कहा जाता है ना ही प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव। इस विचारधारा में साफ ये कहा जाता है ना। और नवनिश्चयवाद की विचारधारा के जनक जो थे वो ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर थे, है ना। इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। नवनिश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, या इसे लाल बत्ती वाला भी कहा जाता है। रुको और जाओ का मतलब क्या है, विकास का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध लगातार विकास करते रहो, पर्यावरण का दोहन करते रहो, ये विकास कभी नहीं हो सकता। विकास का मतलब है कि विकास करो फिर थोड़ा रुक जाओ ताकि प्रकृति भी क्या कर सके, अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सके, उसके बाद दोबारा विकास करो, है ना। तो ये विचारधारा ये बात कहती है। ठीक है, ये थी नवनिश्चयवाद की विचारधारा। अब बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, अर्थात हम मानव भूगोल में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखो बच्चों, मानव भूगोल में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे सामाजिक भूगोल कहते हैं। ये समाज कैसा है, समाज में कौन कौन सी विविधता है ना। दूसरा नगरीय भूगोल, यानी नगरों के बारे में अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के नगर हम आगे पढ़ने वाले हैं। राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक भूगोल कहा जाता है ना। जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या कितनी घटी है कितनी बढ़ी है, तो इसलिए हम इसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आवास के बारे में अध्ययन किया जाता है, हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, एकांकी, इस प्रकार की बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो मानव का आवास है, तो इसलिए आवासीय भूगोल का अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल का मतलब मनुष्य कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे मनुष्य क्या करता है, आय को एकत्र करता है। ये मानव भूगोल के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं बच्चों। दूसरा आता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब मानव भूगोल के उपक्षेत्र में आता है सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। लिंग भूगोल, जिसमें स्त्री और पुरुष के बारे में अध्ययन करते हैं, स्त्रियों की संख्या लगातार क्यों घट रही है इनके बारे में। निर्वाचन भूगोल के बारे में बात करते हैं। सैन्य भूगोल, यानी सेना के बारे में, कहाँ कहाँ सेना रहेगी इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल, कहाँ संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ संसाधन कम पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि भूगोल है ना। विपणन भूगोल, विपणन का मतलब क्या होता है, बाजार आधारित जो भूगोल होता है। तो इन सब चीजों का हम क्या करते हैं बच्चों, ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।